नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कल के एनटीपीसी में जो कुछ प्रश्न आए थे, यानी कि 21 मार्च को जो कुछ प्रश्न आए थे स्टैटिक जीके के, और उसको डिटेल में यानी कि डिटेल भी चर्चा करेंगे और ट्रिक के थ्रू भी याद करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर कब स्थापित हुआ, ये भी आपसे पूछा गया है। और किसकी मदद से स्थापित हुआ, ये तो कल ही का क्वेश्चन था। तो दोनों क्वेश्चन याद करेंगे कि पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो तारापुर जो संयंत्र है वो किसकी मदद से स्थापित किया गया था, जो कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र था। याद करने की तरीका हम सबसे पहले याद करते हैं। देखिए, जैसे ही कोई परमाणु संयंत्र वगैरह तो हम रसिया को याद करते हैं कि रसिया हमारा दोस्त है, मित्र है, तो वही सहायता किया होगा। लेकिन आपको भी पता है कि परमाणु बम पटकने में कौन सबसे आगे रहा है? अमेरिका। तो यानी कि यहाँ भी परमाणु बम पटका, लेकिन ये वाला जो बम पटका वो अच्छे के लिए पटका, यानी कि ये भट्ठी में पटका जिससे कि बिजली उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से हम याद रखेंगे कि जो परमाणु संयंत्र पहला रहा इंडिया में वो अमेरिका की सहायता से रहा तारापुर में। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अब ये कब स्थापित हुआ था? 1969 में, यानी कि 100 साल पूरा हो गए थे गांधी जी के जन्मदिन पे। तो अब 100 साल पूरा हो गए तो हर जगह बिजली उजली उत्पन्न होगी, तभी तो अच्छे से बर्थडे उनका मनाएंगे, 100 साल शताब्दी मनाएंगे। इस तरह से भी आप याद रखेंगे। तो 1969 में, क्योंकि 1869 में गांधी जी का जन्मदिन था, तो सभी जगह बिजली पहुंच जाए इसलिए परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया पहली बार। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं तरीके से। बाकी आपको पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल गजट कौन सी लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? और ये क्वेश्चन जनरली बनता है कि बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि कब प्रकाशित हुआ था। देखिए, ये तो आपको पता रहता है क्योंकि अक्सर आपसे पूछा जाता है कि बंगाल गजट है वो भारत का प्रथम समाचार पत्र था। लेकिन अगर प्रकाशित होने की बात करें तो इससे पहले कोई नहीं प्रकाशित होता था, यानी कि नसफुर नहीं, यानी कि इससे पहले बंगाल गजट से पहले नो, यानी कि कोई भी यहाँ पे समाचार पत्र नहीं था। तो यानी कि 79 में इसका प्रकाशन हुआ। प्रकाशन कौन से लैंग्वेज में हुआ? शुरुआत में तो पढ़े लिखे लोग ही इसको समझेंगे, तो जो पढ़े लिखे लोग उस समय थे वो ज़्यादातर अंग्रेजी थे, यानी कि इंग्लिश में इसका प्रकाशन हुआ। ध्यान दीजिएगा, बंगाल गजट है, इसका मतलब बंगाली आप टिक नहीं करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्क विकास निधि का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए, सार्क के जो मुख्यालय वो पूछे जाते हैं, तो सार्क के मुख्यालय तो आपको पता है काठमांडू नेपाल की राजधानी में है। लेकिन अगर 2010 में इसी सार्क के एक अलग संस्था बना दी गई, एक अलग डिपार्टमेंट बना दी गई, सार्क विकास निधि। अब सार्क विकास निधि भी सार्क के अंतर्गत आता है। इसका काम फाइनेंस से रिलेटेड है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार का बैंक का काम करता है सार्क का। तो इसका जो बैंक है वो थिम्पू में है। इस तरह से याद रखिए, विकास निधि का, सार्क विकास निधि का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? थिम्पू, जो कि किसकी राजधानी है? आपको भी पता है, भूटान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सेवा कर कब लागू हुआ था, किसके सुझाव पे लागू हुआ था, यानी कि कौन सी कमेटी के सुझाव पे लागू हुआ था, कौन से उस समय प्रधानमंत्री थे, किस प्रधानमंत्री के समय लागू हुआ था? ये तमाम तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि पूछे क्या गए हैं कि पहली बार सर्विस टैक्स इंडिया में कब लागू हुआ था। देखिए, अब सर्विस जो करते हैं, सर्विस जो से करते हैं वो एक चेयर पे बैठ के सर्विस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जैसे ही जॉब लग जाती है एकदम से आराम से चेयर पे बैठ जाते हैं, काम हो या ना हो। यानी कि जो सर्विस टैक्स है वो 94 में होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। लास्ट में 4 है। अब ये 4 है तो चिलैया कमेटी के जो टैक्स रिफॉर्म एक कमेटी बनी थी, चिलैया, राजा चिलैया एक कमेटी बनी थी उनकी अध्यक्षता में, उन्होंने ही ये सुझाव दिया था सर्विस टैक्स लगाने का। तो जाके जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन? ये फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, उन्हीं के समय में ये लागू हुआ था सर्विस टैक्स। याद हो जाएगा, सर्विस टैक्स 94 में लागू हुआ था। कौन सी कमेटी? चिलैया कमेटी, क्योंकि 94 में लगा, 6-4, इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, और पूछा जाता है जीएसटी किन की कमेटी के रिकमेंडेशन पे लागू हुआ? तो जीएसटी आपके केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे लागू हुआ है। ये भी आपको मैंने याद करने का तरीका बताया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? देखिए, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, दिल बड़ा, यानी कि जो दिल बड़ा होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करेगा, जो बड़ा लोग होते हैं
वो सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं, क्योंकि छोटे लोग छोटा साम्राज्य तो स्थापित कर भी नहीं सकते हैं। तो यानी कि दिलबड़ा का जो जैन मंदिर है वो प्रथम जैन तीर्थंकर कौन, आदिनाथ। देखिए आदिनाथ दिया था आपके ऑप्शन में, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि कभी आपने आदिनाथ पढ़ा ही नहीं। ऋषभनाथ को ही, या ऋषभ देव जो कि प्रथम तीर्थंकर है, उन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है या आदि श्रवा भी कहा जाता है। आदि मतलब होता है प्रथम, ठीक है, आदि मतलब प्रथम होता है। तो इन्हीं के समर्पित है दिलबड़ा का जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है आदिनाथ के बारे में, जिनको हम ऋषभ देव कर रहे हैं। इन्होंने ही इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना किसने की थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आदिनाथ ने की थी, यानी कि ऋषभ देव ने, यानी कि आदि श्रवा ने की थी। सभी एक दूसरे के साइनोनेम है, आदिनाथ बोले, ऋषभ देव बोले, या आदि श्रवा बोले, या ऋषभ नाथ भी बोले, एक ही वर्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है। देखिए कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, अब ट्रेड मतलब क्या हो गया, व्यापार, और उसमें डेवलपमेंट। तो ट्रेड व्यापार के लिए आपको जन की आवश्यकता होती है, यानी कि जिनेवा इसका मुख्यालय है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी न्यू दिल्ली है, जो कि इंडिया का राजधानी है। यानी कि विश्व में जितने भी राजधानियां हैं सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सा है, न्यू दिल्ली है। ध्यान देने वाली बात है कि बीजिंग यानी कि चाइना भी काफ़ी प्रदूषण फैलाता है, लेकिन फिर भी दिल्ली की अपेक्षा बीजिंग में जो प्रदूषण है वो काफ़ी कम है। अस्पाओ मतलब होता है बैरियर, मतलब कि बैरियर मतलब आप कह सकते हैं योद्धा, जिसका हिंदी होता है। तो अस्पाओ नृत्य कहाँ की है, तो अस्पाओ अस्पाओ लद्दाख की है। अब देखो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे इसको, अस्पाओ को कैसे, अस्पाओ आओ आओ, आओ जैसा सेंस दे रहा ना, आओ। और लद्दाख में क्या दे रहा है, लदना, लदना, लदना मतलब कि एक दूसरे पे चढ़ना, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो आओ इस पे हम लदें, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अस्पाओ आओ इस पे लदे, यानी कि जितने खेल खेल में क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक लड़के पे बहुत सारे लोग लद जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अस्पाओ आओ कहाँ के नृत्य है, लद्दाख के। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन ये कल के पूछे गए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।